हेलो गाइस, वेलकम टू द जुडिशियल विंग्स। मैं हूं पल्लवी आज फिर आपके साथ। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि 1.5-2 महीने से हमारे यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक बन चुका है सबके लिए, और बहुत दुख की भी बात हो गई है हमारे लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में। बहुत दुख की बात भी है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे, उन्होंने हार्ड वर्क करके इतना सक्सेस पाया था और हमारे जैसे यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन थे। तो ये बहुत दुख की बात हुई जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत दुख की बात है, पूरे देश के लिए भी। यहाँ इस केस में तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अब निकल के आ रही है, बहुत सारे ऐसी बातें निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी हम किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एक पर्सन के विचार अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसी कुछ भी बात नहीं करते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे आज बात करने वाली हूँ। जो कुछ भी लीगल इश्यूज उसमें उस केस में अराइज हो रहे हैं, हम लॉ फील्ड के लोग हैं या फिर कोई कॉमन पर्सन भी हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, उसे जानना ये जरूरी होता है। खास तौर पर जब हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये सभी लीगल एस्पेक्ट से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। बाकी हम कोई भी इश्यूज है इस केस में इसे डिस्कस नहीं करने वाले। आपको जैसे पता है कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अब जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कुछ दिए हैं कि वो जो है एक उभरते कलाकार थे, बहुत मेहनती कलाकार थे, और उनके साथ ये एक अनयूजुअल डेथ यानी कि आकस्मिक उनकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, उसकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार ने जो डिमांड की है सीबीआई की, बिहार पुलिस ने जो डिमांड की है सीबीआई इंक्वायरी की सेंटर के पास, तो वो भी अब उनकी एक्सेप्ट हो गई है और अब तो सीबीआई के पास केस चला भी गया है। तो ये पूरे जो कंट्रोवर्सी है बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस की, या फिर वो जो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, ट्रांसफर पिटीशन, उन्होंने हाई कोर्ट में ना जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही केस है और दो स्टेट में इसके एफआईआर फाइल हुए? ये कैविट पिटीशन क्या है? ये ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यहाँ पे क्या रोल है? और जीरो एफआईआर की कंसेप्ट भी यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है। तो ये सभी लीगल एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ज्यूरिसडिक्शन इस केस को कहाँ का आता है। तो देखिए, ज्यूरिसडिक्शन वही का आता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मतलब जहाँ पे ये घटना घटती है। घटना घटी है मुंबई में, सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में रहते थे, उनकी डेथ वहीं पे हुई है। तो वहां का जो भी कोई लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहां के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जैसे भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर खुद उनको कुछ देखता है, उनके सामने ऑफेंस हुआ है उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो वहां पे जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे क्राइम, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, या फिर कोई भी घटना घटी है, वहां पे जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक एडीआर रिपोर्ट बनाते हैं यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन द सुसाइड और एनी एक्सीडेंटल डेथ, जो कि अनयूजुअल मैनर में डेथ हो जाती है किसी की भी, तो उस पे इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। यहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 174 में दिया गया है। देखिए, तो क्रिमिनल मैटर में पुलिस स्टेशन का जुरिसडिक्शन रहता है, यानी कि जहां भी जिस लोकल एरिया में क्राइम हुआ है, जिस लोकल एरिया में ऑफेंस हुआ है, घटना घटी है ऐसी कोई भी, तो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का जो एम्पावर्ड ऑफिसर रहता है, जिसे एम्पावर्ड किया है स्टेट ने वो स्पेसिफिक काम करने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो वो जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये सच में क्या डेथ सुसाइड की है या फिर एक्सीडेंटल डेथ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर नेचुरल डेथ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या सिचुएशन है वहां की, जिसे हम स्पॉट पंचनामा भी बोलते हैं। तो वहां पे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या किसी ने उस पर्सन का मर्डर कर दिया है, क्या सुसाइड है, क्या किसी एनिमल के थ्रू या किसी मशीनरी के थ्रू उसकी डेथ हुई है। ये सभी इन्वेस्टिगेशन वहां पे होता है। हो सकता है किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई हो या फिर नेचुरल डेथ हो गई हो घर में ही, तो वहां पे सस्पेंशन नहीं होता है, कुछ सब क्लियर होता है। तो यहाँ पे उतना इंक्वेस्ट का काम नहीं पड़ता है, मतलब पोस्टमार्टम का काम नहीं पड़ता है, या फिर इंक्वेस्ट यानी जिसे हम आफ्टर डेथ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। डेथ के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस बॉडी की, तो उस बॉडी की इन्वेस्टिगेशन को इंक्वेस्ट बोलते हैं। फिर वहां पे डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन भी होता है कि कहीं मार्क्स लगे हैं बॉडी पे, कुछ इंजुरी है, डेड बॉडी उनको किन हालातों में मिली है, उसके बाद कुछ वाउंड्स और फ्रैक्चर बॉडी पे है, यानी कि समझ में आ जाए कि ये डेथ है, नेचुरल डेथ है या मर्डर है या सुसाइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई महिला की डेथ हो जाती है, महिला की डेथ होती है और उस महिला के
शादी के 7 साल पूरे नहीं होते, ड्यूरिंग द 7 ईयर ऑफ मैरिज इसकी अगर डेथ हो जाती है, तो वो यहाँ पे तो प्रिज्यूम किया जाता है कि ये डॉरी डेथ ही है, ये हरेसमेंट की वजह से डेथ हुई, ऐसा ही प्रिज्यूम किया जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो जाते हैं, कुछ वेपन्स मिले, कुछ इंस्ट्रूमेंट, वहां पे जो कुछ भी मिलता है वो सभी एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद की प्रोसीजर ये है कि कोई भी नियरेस्ट उनके नेबर वगैरह हो या फिर कोई दोस्त वगैरह जो भी वहां पे है, उनके उस रिपोर्ट्स पे सिग्नेचर ली जाती है। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरू कर देते हैं जब तक उनको कुछ मिलता नहीं है तब तक। अगर कुछ मिलता है तो उसे कॉग्निजेबल केस में यानी संज्ञेय अपराध में उसे तब्दील करा देते हैं और फिर चार्जशीट बना के कोर्ट में दाखिल करा देते हैं कि अब इसका ट्रायल चले। ठीक है, कुछ अगर मिलता है, उनको लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है ये और कुछ दिखता है, तो पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा जाता है, जो भी कोई नियरेस्ट सिविल सर्जन होता है वहां पे। देखिए, मैं और एक बार बोल रही हूँ कि नियरेस्ट सिविल सर्जन अगर अवेलेबल नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अवेलेबल है तो नियरेस्ट सिविल सर्जन है, उन्हीं के पास बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। देखिए, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ भी नहीं निकलता है, हो सकता है नेचुरल डेथ हो गई हो सकता है किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई हो सकता है उन्होंने खुद ही किसी पर ब्लेम ना करते हुए सुसाइड कर दिया हो, तो यहाँ पे किसको आरोपी बनाएंगे, तो यही मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस को कुछ इन्वेस्टिगेशन में मिल जाता है तो उनकी चार्जशीट बनाकर वो खुद ही कंप्लेनेंट वहां पे होते हैं, पुलिस जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, और खुद ही पुलिस जाके कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए मांग करते हैं चार्जशीट दाखिल करके। तो इस केस में ऐसा हुआ कि जितनी मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी उसके अलावा पर्सनली एफआईआर किसी ने भी फाइल नहीं की थी, ना कि सुशांत सिंह के किसी करीबी ने और उनकी फैमिली ने मुंबई में आके कोई भी पर्सनली एफआईआर वहां पे दाखिल नहीं की थी। और फिर दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि सुशांत सिंह जी के फैमिली ने बिहार में एफआईआर दाखिल कर दी। ठीक है कि नहीं? अब पॉइंट यहाँ पे ये है, क्या ऐसा हो सकता है? केस यहाँ पे चल रहा है, पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन खत्म भी नहीं हुई और उनके फादर ने बिहार पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर दी। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। एफआईआर हम देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं, लेकिन वैसे वहां पे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। उसे ही कहा जाता है जीरो एफआईआर, जो कि किसी भी जगह पे की जाती है पूरे देश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जहां भी एफआईआर फाइल की है और कॉज ऑफ एक्शन जो है, मतलब जो घटना घटी है मुंबई में, तो मुंबई में ऑलरेडी इसका इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा हो, कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में अरेस्ट हो, तो जहां भी जीरो एफआईआर फाइल होती है तो उस पुलिस स्टेशन को, यानी कि बिहार पुलिस स्टेशन को, वो जो एफआईआर फाइल की हुई है जीरो एफआईआर, वो ट्रांसफर करनी पड़ती है मुंबई पुलिस को। यानी कि कॉज ऑफ एक्शन जहां पे अराइज हुआ था, जहां पे मेन इन्वेस्टिगेशन, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं और यहां से ये कंट्रोवर्सी निकल के आई, मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस। तो यहाँ पे तो इस पे बहुत सारी डिबेट हो ही रही थी कि ट्रांसफर करनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। और इसी बीच में जो कि आईपीएस ऑफिसर है, कोई मामूली नहीं है, आईपीएस ऑफिसर है जो कि बिहार से आए हैं, विनय तिवारी जी, उनको भी क्वारंटीन करा दिया। इसमें तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन वो एक आईपीएस ऑफिसर है तो उतना रिस्पेक्ट बनता है उनके लिए और वो ऑफिशियल ड्यूटी पे थे। तो ये बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी कि ट्रांसफर पिटीशन के नाम से, कि वो जहां एफआईआर फाइल हुई है बिहार में, वो यहाँ पे ट्रांसफर करा दी जाए। तो यहाँ पे मुद्दा ये निकल के आता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के, हाई कोर्ट छोड़ के सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। तो क्यों चली गई, तो वहां पे वो क्यों गई? तो देखिए, ट्रांसफर पिटीशन का ऐसा होता है, सिविल में भी हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में, दो कोर्ट में अगर ट्रांसफर या इस जगह के कोर्ट से उस जगह करना हो तो उसके हायर कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कोई मुद्दा हो तो हाई कोर्ट उसका जो इश्यूज है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो स्टेट का मामला था, तो स्टेट के मामले में, स्टेट के इश्यू में हस्तक्षेप करने का और वहां की ट्रांसफर केस हो या एफआईआर हो, ट्रांसफर एक स्टेट की एफआईआर हो या केस हो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दी थी। तो अब यहाँ पे और एक मुद्दा निकल के आता है कि कैवेट। आपको लगता है कि कोई भी मेरे खिलाफ उच्च न्यायालय में या फिर वरिष्ठ, कोई भी किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, अपीलेट कोर्ट में अगर मेरे खिलाफ कोई केस दाखिल करता है तो उसके पहले वो आए
मुझे बताए बगैर कोई भी एक्शन ना ले, इसीलिए तो आपके जो अपोनेंट है आगे क्या क्या स्टेप लेंगे ये तो लॉयर्स को पता ही होता है। तो इसके पहले ही जब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाए, इससे पहले ही सुशांत सिंह जी के फादर ने वहां पे कैवेट दाखिल कर दिया था कि अगर हमारे खिलाफ, इस केस के खिलाफ कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है, कोई भी केस दाखिल करता है, तो इससे पहले हमें बताया जाए, हमें बताए बगैर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। देखिए वैसे तो कोर्ट बता ही देते हैं, नोटिस तो सब कोर्ट भेजते ही, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि वो नोटिस सामने वालों को नहीं मिलती, कुछ इश्यूज होते हैं या फिर नहीं मिलने देते लोग, तो ऐसी चीजों में कैवेट दाखिल करें। इस सर्कमस्टांसेस में, इस कॉन्सिक्वेंसेस में अगर आप कैवेट दाखिल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट पहले आपको बताती है, जिन्होंने कैवेट दाखिल किया उस कैवेटर को, कि देखिए आपके खिलाफ ये केस यहाँ पे फाइल हुई है, तो आप आइए तब हम इस केस को डिस्कस करेंगे। तो कैवेट का मतलब यही है कि हमें बताए बगैर, हमने कैवेट दाखिल कर दिया है, हमें बताए बगैर आप कोर्ट कोई भी स्टेप आगे की नहीं ले सकता, ठीक है। ट्रांसफर पिटीशन के बारे में जो है वो सीआरपीसी के 406 सेक्शन में बताया गया है। स्पेसिफिकली ये चैप्टर ही है कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इनका कहाँ पे रोल आ गया है। तो देखिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तो सीबीआई जांच चल भी रही है, सीबीआई ने एफआईआर भी फाइल कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन ईडी का क्या यहाँ पे रोल है। तो ईडी क्या है, ईडी एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एक एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये पैसों के मामले में काम करती है। ये पैसों के मामले का लेन देन जो है ये 2 एक्ट पे काम करती है। ईडी मोस्टली 2 एक्ट पे काम करती है। इनके जो क्रिमिनल एक्ट्स है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यहाँ से क्रिमिनल एलिगेशन इसमें किसी भी पर्सन पर लगते हैं। मतलब आप किसी के पैसों पे पोजीशन कर रहे हो गलत तरीके से, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, पैसे चुरा रहे हो, या फिर कोई भी पैसों का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी वित्तीय अपराध कर रहे हो, तो उसे रोकने का काम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे फेमा भी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी है यहाँ, तो इसके तहत ही ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट काम करती है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रिक्टली होता है। ये दोनों भी एजेंसी जो है सीबीआई और ईडी, इनकी बहुत डीपली जांच ये लोग करते हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग तरीके से किया जाता है। हम साधारण शब्दों में बोले तो ये किसी को भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी पे हम साधारण लोग भरोसा कर सकते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स इतने ही निकल के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ओरल ऑब्जर्वेशन ही दिया है और बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन करना इसमें बाकी है। और सवाल ये था कि क्या 2 राज्यों की पुलिस एक केस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो इसका जवाब नहीं ही है, क्योंकि जहां पे भी 0 एफआईआर फाइल होता है उनको ट्रांसफर करना ही पड़ता है। तो किसी भी केस में ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, तो जहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे ट्रांसफर एफआईआर करनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई जजमेंट दिया नहीं है ट्रांसफर पिटीशन का, लेकिन अब सीबीआई के हाथ में केस चला गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो टैलेंटेड एक्टर थे, उनके अनयूजुअल मैनर में डेथ हो गई है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई है, और हम सभी यही आशा करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, ये देश को, सबको, उनके फैमिली को पता चलना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स इतनी ही लीगल एस्पेक्ट्स हमारे सामने अब तक आए हैं। वैसे तो बहुत सारे रोज इस केस में कुछ नई बातें रोज के रोज निकल के आ रही, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इस पे सिर्फ लीगल पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे। तो इतने लीगल पॉइंट मैंने आप डिस्कस किए हैं यहाँ पे। और भी कुछ अगर इस केस में नया निकल के आता है तो मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगी। हम सभी आशा कर रहे हैं, सभी पूरा देश आशा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए। उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हो गई है, डेथ है या मर्डर है या सुसाइड है, सबको हक है ये जानने का। और पूरा देश ईगरली वेटिंग फॉर दैट कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। जो भी हुआ उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, किसी के भी साथ ये ना हो, यही आशा है हमारी। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम स्टे सेफ।